हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैं सतार। आज हम लोग आ गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 2 लेके। ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 था, जो हमारे पास इसका फर्स्ट लेक्चर था, वीडियो नंबर 1 था चैप्टर नंबर 2 का, उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसका बेसिक क्या है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी डिस्कस इन द वीडियो नंबर 1, दैट इज इन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 और इस एक्सरसाइज से श्योरली हमारे पास में एक क्वेश्चन या 3 मार्क्स का आता है या फिर 2 मार्क्स का आता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जिसमें आपको रूट्स निकालने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं, अगर वो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपके पास में आता है 3 मार्क्स का। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें ओनली हमारे पास में या तो उसके जीरोस गिवन होंगे या उन जीरोस का सम प्रोडक्ट गिवन होगा और वहाँ से क्या निकालना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम let's dive into exercise 2.2 and we will discuss each and everything in detail, that how to find the zeros, उनको verify कैसे करते हैं, how to find the quadratic polynomial, each and every question, each and every part of question number 1 and 2 we will discuss in this video। ठीक है, so एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी है वो कम्प्लीटली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उस पर बेस्ड होती है। ठीक है, किस पे बेस्ड है ये पूरी की पूरी, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इवन इसी नाम से चैप्टर नंबर 4 भी है, लेकिन वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर वहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सरसाइज है जो कि एक जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक उस पर बेस्ड है। तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेस्ड है। इवन दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म सेम ही है, दोनों के जो मेथड सेम है, एक या दो मेथड को छोड़ के बाकी सारे के सारे वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी, जिसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, सो लेट्स डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से, और यू कैन से जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। वी कैन राइट एनी पॉलिनोमियल बाय द लेटर p विद द वेरिएबल x, मतलब जो यहाँ वेरिएबल हम यूज करेंगे वो वेरिएबल आपका आता है ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है x, इसका मतलब जो वेरिएबल आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, x आएगा। तो ये बन गया हमारे पास में पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बनती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गई है, ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। फर्स्ट थिंग इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री आ गई कितनी, इसकी डिग्री हो गई है 2। डिग्री के बाद हमारे पास लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पे a, b और c। ये a, b और c क्या होते हैं, a को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, a आपके पास में होता है कोफिशिएंट ऑफ किसके साथ मल्टीप्लाई, x²। तो आपका हो गया a इज कोफिशिएंट, a इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। b जो होता है वो मल्टीप्लाई किससे, x से, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और जो c होता है, इस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, द c इज कांस्टेंट टर्म। a is coefficient x², b is coefficient of x and c is the constant term। क्योंकि c के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल नंबर आपका हो गया ये कांस्टेंट टर्म। अब अगर बात करें a, b और c की वैल्यूज़ की, कि व्हाट कैन बी द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। मान लो हमारे पास में एक इक्वेशन है, सॉरी एक पॉलिनोमियल है x² प्लस bx प्लस c, कुछ इस फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे a को 0 मान लो मैंने a को हटा के और 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाई x²। अब 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करो आंसर क्या आता है, 0। तो ये बन जाएगा 0 प्लस bx प्लस c, और 0 प्लस कुछ भी करो इसका मतलब 0 को हटा दो। अब जो पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा बन गया हमारे पास में bx प्लस c। अगर इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है 1।
तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आपने a को 0 मान लिया तो इन दिस केस जो पॉलिनोमियल बचेगा वो पॉलिनोमियल हमारे पास में क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो इन दिस केस वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ a कांट बी 0। अगर आपने 0 पुट किया तो ये लीनियर बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कुछ और पुट करें हम लोग, मान लो अगर आपने 1 पुट किया, 1 करने पर सिंपल नंबर ऐसा बन जाएगा हमारे पास में ये। अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिग्री 2। अगर 3 किया तो यहाँ 3 आ जाएगा। 1/2 किया अगर आपने तो 1/2 के अंदर ये 1/2 साथ में स्क्वायर, लेकिन हर एक इसमें डिग्री आपकी 2 ही आ रही है, हाँ, एक 0 को छोड़ के, ठीक है। सो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ a कैन बी एनी रियल नंबर्स, वी कैन टेक एनी वैल्यू नंबर। आपके पास में चाहे यहाँ पे आप रैशनल मान लो, इरेशनल मान लो, पाई मान लो, 1/2, 0.5, 10 की पावर -5, कुछ भी मान लो आप चाहे, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए बस। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये क्वेश्चन हमारे पास में MCQs में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ a कैन बी एनी रियल नंबर, we can take any real number except 0। बस 0 नहीं होगा a की वैल्यू। 0 के अलावा we can take all the numbers, चाहे 1 हो, -1 हो, कुछ भी पुट कर लो। अच्छा, अगर बात करें b की, क्या b जो है वो 0 पॉसिबल है? x² + bx + c अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैंने b को 0 मान लिया, मान लो अगर आप b को 0 मानो तो ये टर्म हट गई। अगर ये टर्म हटती है, इसकी डिग्री क्या आती है? इसकी डिग्री अभी भी आ रही है 2। इसका मतलब b 0 पॉसिबल है। और चाहे कुछ भी पुट करो, अगर ये टर्म, अगर आपके पास जो सेकंड टर्म x वाली अगर वो हट भी जाती है तो भी इसकी डिग्री 2 ही बचती है। इसका मतलब b कैन बी एनी नंबर, कुछ भी पुट करो हमेशा डिग्री तो 2 ही बचेगी हमारे पास में, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ b ऑल रियल नंबर, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें हमारे पास में c की, x² + bx + c, अगर इसको आप कुछ भी अज्यूम करो, मान लो अगर उसको हटा भी दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? डिग्री अभी भी हमारे पास में 2 ही आ रही है। तो इसका मतलब अगेन द c कैन बी ऑल रियल नंबर्स, और वी कैन से इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। I hope it's clear that the value of a can be all the real numbers except 0, क्योंकि 0 आपको पुट करने पर ये टर्म हट जाती है और हमें इस टर्म को हटाना नहीं। अगर ये टर्म हट गई है तो इसकी डिग्री फिर 1 बन जाती है, और 1 जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, ठीक है। दूसरा केस वैल्यू ऑफ b, तो अगर b हट भी जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ b कैन बी एनी रियल नंबर्स, क्योंकि इसकी डिग्री फिर भी 2 आती है। एंड द लास्ट केस द वैल्यू ऑफ c, इट कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है। अब इतना डिस्कस करने के बाद में हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में बात कीजिए भी a, b और c की, उनमें और जो उसका हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस मतलब जिन वैल्यूज़ के ऊपर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी वजह 0 बन जाती है, तो वो जो वैल्यू आएगी हमारे पास में x, y जो भी हमारे पास में वेरिएबल होगा उसकी, उस जीरोस के अंदर, उन जीरोस के अंदर और इस कोफिशिएंट के अंदर रिलेशन क्या बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास में जो उसके आपके जीरोज आते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। दो वैल्यू है कि हमारे पास में x, क्योंकि जितनी डिग्री होती है, ध्यान रखना, जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ज़ीरो होते हैं वो उतने ही होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पास में क्वेश्चन ये पूछते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितने जीरोज है, उसमें कितनी वैल्यूज निकल सकती है x की, सो इट विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन जो भी गिवन है, जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरो पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक की वो होती है 2, तो जो मैक्सिमम जीरो होते हैं इसके वो होते हैं 2। अभी जो मेरे पास में दो वैल्यू आएगी x की, पॉसिबल है कि दोनों वैल्यू अलग अलग हो या पॉसिबल है कि दोनों वैल्यू सेम टू सेम हो जाए। हाँ, लेकिन आएंगी दो वैल्यू। जैसे मान लो अगर आपके पास आंसर आ गया 2,2,
इट्स पॉसिबल। और इट कैन बी 3, -1/2 कुछ भी हो, लेकिन हमेशा इसके जो जीरोज होंगे वो 2 आएंगे। इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके जो जीरो आएंगे वो आएंगे हमेशा 2, जिसको मैंने आपको नेमिंग कर दी है कि एक जीरो को मैंने बोल दिया अल्फा, दूसरे को मैंने बोल दिया है बीटा। ठीक है, और जो कोफिशिएंट होते हैं दैट इज ए, बी और सी। जस्ट अभी हम डिस्कस किया था। ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी वॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड जो सी था दैट वॉज द कॉन्स्टेंट टर्म। अब इन सब में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इनमें ये होता है, फर्स्ट रिलेशन, अगर आप जीरोस को ऐड करते हो जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जो जीरोस आएगा वो आपके पास में आता है माइनस आएगा, ध्यान रखना फर्स्ट केस में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपने जो मेरे पास वैल्यू आई है जीरोस, अगर आपने उनको ऐड किया, मतलब मान लो अगर आपने अल्फ़ा को ऐड किया बीटा के साथ में, कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे 2 + 3 मान लो, यहाँ पे 8 और 5 मान लो, अगर आपने 8 + 5 किया, जो भी उसका आंसर आएगा वो नंबर इक्वल होता है कोफिशिएंट एक्स क्या था हमारे पास में b, दैट इज -b/, इसकी वैल्यू होती है a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है -b/a के इक्वल। और वी कैन से कि जो भी मेरे पास में जीरो आएंगे अगर आप उनको ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा अब किसके इक्वल आती है? इट विल इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट इज रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2, यहाँ तो हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को प्लस किया। ठीक है, हमने क्या किया, अभी इन वैल्यूज़ को ऐड किया था। रिलेशन नंबर 2 में अगर मैं जीरोस को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई मीन्स अगर आई फाइंड दियर प्रोडक्ट, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकाल दूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होता है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म मतलब सी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय जो पहले था वो सेम ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आपने जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो जो उसका आंसर आएगा वो वही आएगा जब आपने कांस्टेंट टर्म को डिवाइड किया किससे? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से। मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आती है c/a के। ये जो दो रिलेशन हमने पढ़े हैं, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल था? -b/a के। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। ये जो रिलेशन है यही आपको वेरीफाई करने होते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, अगर उसमें बोला हुआ है तो। ठीक है, कि पहले आपको जीरोस निकालने, जीरोस मतलब अल्फा बीटा निकालने हैं, उसके बाद में हम लोग इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं उन पे बेस हम लोग, दैट हाउ टू फाइंड द जीरोस, और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उनको वेरीफाई कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली वो बनते हैं 3 टाइप के। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपके पास में आएंगे फैक्टराइज करने वाले वो बनते हैं हमारे पास में 3 टाइप के। फर्स्ट केस तो ये वाला जहाँ मेरे पास में ax² + bx + c इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन होगा। जो पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म, मतलब हमारे पास तीनों टर्म्स गिवन होगी। यहाँ पे तो क्या अप्लाई करना है? यहाँ आपको अप्लाई करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और वी कैन से इनको फैक्टराइज करना है, जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में और ऑल्सो आई थिंक आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी किया है। ठीक है, ये तो केस नंबर 1। जो केस नंबर 2 आता है, जो क्वेश्चन हमारे पास में है आपके सिलेबस के अंदर, मान लो आपके पास में स्टार्टिंग की 2 टर्म गिवन है, x² और bx, ये 2 टर्म्स गिवन है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इसमें गिवन नहीं है। और थर्ड केस कौन सा बनता है? जिसमें x² होगा और साथ में कांस्टेंट टर्म होगी लेकिन मिडिल टर्म नहीं होगी। मतलब यहाँ पे तीनों टर्म्स गिवन है, यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, क्योंकि क्वालिटी अगर होगा तो फर्स्ट तो होनी ही चाहिए ना। ठीक है, अब इनके मेथड क्या होंगे? इनमें सिंपल, अगेन हमें करना तो फैक्टराइज ही है, लेकिन यहाँ पे
ये जो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये तो अप्लाई होगा नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे देखते हो कि जो वेरिएबल यहाँ पे आएगा ना वो इनमें कॉमन आ जाएगा और उसके बाद में वी विल फाइंड द जीरोस। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इनको कॉमन लेना होता है। और इस केस में ना तो वैल्यू के पास में कॉमन आएगी ना इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इस केस में डायरेक्ट इस वैल्यू को जो भी गिवन होगा ना इक्वेशन, इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो ये 3 के साथ को ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर 3 टर्म्स होती है तो आपको क्या अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सेकेंड केस, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज गिवन है, इनको कॉमन लेना है। और थर्ड केस, अगर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म गिवन है तो डायरेक्ट जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वी विल फाइंड द जीरोस। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं 1 बाई 1 हम लोग। x² - 2x - 8। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस। तो पहले क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस फाइंड करने हैं। एंड देन वी हैव टू वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है किसके अंदर, इनके जीरोस के अंदर और इनके कोएफिशिएंट्स के अंदर। फाइन। तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन ऑल द पॉलिनोमियल इक्वल टू p वेरिएबल x। तो px इज इक्वल टू x² - 2x - 8। अब यहाँ आपको अप्लाई करना है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसका मेथड देख लो, मे बी आपको आता होगा, लेकिन फिर भी अलग अलग मेथड से यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे लिखो c। ठीक है, हमें क्या लिखना है, a और c, मतलब जो भी a की वैल्यू है वो हमारे पास में आएगी इस कॉलम के अंदर और जो c है वो आपके पास में आएगी इस कॉलम के अंदर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a मतलब कोएफिशिएंट x², जो कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ तो आ गया 1। और यहाँ पे क्या आएगा, c मतलब कांस्टेंट टर्म विदाउट एनी सिंबल, आपको लिखना है 8। अब आपको सिंपल ये चेक करना है कि जो भी कांस्टेंट है उसका साइन क्या है, माइनस का है। तो आपको सिंपल ये चेक करना है कि इन वैल्यू को 1 और 8 को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2। वापस बता रहा हूँ मैं, आपको यहाँ लिखना है a, यहाँ लिखना है c। a की वैल्यू यहाँ पे है 1, c की वैल्यू यहाँ पे है 8। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, इफ़ यू अप्लाई दिस मेथड, इसका आंसर हमेशा आपको आएगा ही आएगा, श्योर है इसका आंसर आएगा ही आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर ये स्प्लिट हो रही मिडिल टर्म से तो इसके फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई है 8। अब क्या चेक करना है, आपको चेक करना है साइन ऑफ द कांस्टेंट। क्या चेक करना है, साइन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट है मेरे पास में 8, उसका साइन है माइनस। आपको सिंपल ये चेक करना है कि इन नंबर्स को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, b मतलब मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो किसी केस में आई डोंट थिंक कि 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इनमें से जो भी बड़ा नंबर है, इनमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू है उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे डिविजिबल हो रहा है उससे डिवाइड करना है। तो जो ग्रेटर नंबर है वो आपका 8 है, 8 डिविजिबल है 2 से, तो क्या करेंगे, इस साइड में तो 2 से वैल्यू को डिवाइड करेंगे और जो अपोजिट साइड होगी उस साइड में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 8 डिवाइड बाई 2 किया, 4 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 2 किया, 2 आ गया। और जो इनका डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस आना चाहिए -2। -2 कब आता है, जब बड़ी वैल्यू बनती है माइनस की और छोटी वैल्यू बनती है प्लस की। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो गई है x² प्लस का 2x माइनस 4x और माइनस का 8, मतलब कि साथ में आपको x और लगाना है क्योंकि हमें चाहिए माइनस का 2x। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 नंबर एक साथ में, लास्ट के 2 नंबर एक साथ में। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है x। कॉमन लेने में क्या बचेगा, कॉमन मीन्स इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। x² डिवाइड बाई x कितना हो गया, x। उसके बाद में प्लस 2x डिवाइड बाई x कितना बच गया, 2। जो भी सिंबल आपका बीच में होगा वही यहाँ कॉमन आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहाँ वैल्यू माइनस, माइनस कॉमन। इन दोनों में कॉमन 4x और 8 में कॉमन आपके पास में आता है 4। अगेन कॉमन मीन्स आपको इस वैल्यू को डिवाइड करना है 4 से। तो -4x डिवाइड बाई माइनस, तो ये बन गया प्लस का x। -8 डिवाइड बाई -4, ये बन गया प्लस का 2। और ये ध्यान रखना कि दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अलग अलग आ रही है इसका मतलब आपके जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हुए, क्योंकि हमें अब इन वैल्यू से कॉमन लेना है।
तो इन दोनों टर्म्स में एक टर्म हमारे पास में पूरी ये बनती है, सेकंड टर्म हमारे पास में ये बनती है। इनमें कॉमन क्या आ गया, इनमें कॉमन आ गया x प्लस 2। अंदर क्या बचा, यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 4। ये तो आपके हो गए इनके फैक्टर्स। अब क्या करना है आपको, इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि जो मेरे पास में फैक्टर्स आएंगे इसको मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो बनना चाहिए। यही होता है ना, ज़ीरो मतलब इसको मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो ज़ीरो तभी आएगा या तो x प्लस 2 की वैल्यू ज़ीरो हो या फिर x माइनस 4 की वैल्यू ज़ीरो हो। तो व्हाट विल डू, वी विल फाइंड द ज़ीरोज़ बाय इक्वेटिंग दीज वैल्यूज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू वैल्यूज़ टू ज़ीरो। एक बार x प्लस 2 को ज़ीरो पुट कर दो, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर जो x माइनस 4 है उसकी वैल्यू ज़ीरो आने पर ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ से निकालते हैं तो x की वैल्यू आती है कितनी, माइनस का 2, बीच में आपको लगाना है हमेशा और, यहाँ से निकालते हैं तो x की वैल्यू आती है प्लस का 4। तो हमारे पास में यहाँ दो ज़ीरो आ गए, एक -2, दूसरा 4। इसको हम लोग बोल देंगे अल्फ़ा, इसको हम लोग बोल देंगे बीटा। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है, आप चाहे इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो। दीज आर ओनली सिम्बल्स जो आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास में यहाँ पे दो ज़ीरो आ गए हैं, तो आपका यहाँ तक का जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट कि ज़ीरोज़ निकालने का। यहाँ तक के जो आपके मार्क्स मिलते हैं दैट इज़ 1.5 मार्क्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, इतना करने के बाद में आपको करना है इन चीज़ को वेरीफाई। वेरीफाई मतलब जो हमने पढ़ा था रिलेशन वो आपको यहाँ पे लेके आना है। तो आपको लिखना क्या पे है, आपको यहाँ लिखना है वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। क्या हम चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। और क्या वेरीफाई करते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं कि इन ज़ीरोज़ को प्लस करने पर वैल्यू आती है -b/a के इक्वल, और इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आती है, c/a के इक्वल। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग वैल्यूज़ कि जो अल्फ़ा है वो तो कितना आ गया, -2, जो बीटा है वो आपके पास में आ गया 4, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -2, और जो c है वो आपका आ रहा है -8। ये ध्यान रखना है, a इज द कोफिशिएंट x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई ये करना होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a के इक्वल। ठीक है, तो वेरीफाई करना मतलब ये हो गया कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपको अलग अलग सॉल्व करना है, इनको साथ में सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व करना है। ये निकालेंगे पहले, फिर ये निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो मैं इनको हमेशा ऐसे लिखता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ निकाल लेते हैं, फिर नीचे आ जाएगा -b/a। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, -2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, दोनों को प्लस किया, आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया आपके पास 2। अब निकालना है -b/a, तो पहले अप्लाई करो ये सिंबल माइनस का, फिर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, तो यहाँ लगाओ ये -2। ध्यान रखना ये माइनस इस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस b की वैल्यू के साथ में, इसलिए हमने पुट किया, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू। a कितना है हमारे पास है, 1, माइनस माइनस बन गया 2, तो 2/1 आपका आ गया 2। एंड एज वी कैन सी हियर कि जो दोनों पार्ट्स आ रहे हैं वो दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर इसके बाद लिखना है आपको नीचे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो किसके इक्वल हो गया, -b/a। अगर आपको इसको एक बॉक्स में पैक करना है, अच्छे से आपको एक बॉक्स बनाना है, उसको पैक कर देना है ताकि थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो कि एक पार्ट आपका वेरीफाई हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम लोग। मतलब पार्ट नंबर 2 मतलब जो सेकंड पार्ट जो वेरीफाई है वो। तो वापस डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट उसने क्या लिखा था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, बीटा की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में 4, a की वैल्यू आई थी 1, b की वैल्यू आई थी -2 और c की वैल्यू आई थी -8। आपने वेरीफाई किया अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू थी -2, बीटा की वैल्यू थी 4, दोनों को प्लस किया, वैल्यू हो गई है 2। माइनस लगाना है, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई है 2। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया है -b/a के इक्वल। ठीक है।
क्या आ गया, अल्फा बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। ये आपका एक पार्ट वेरीफाई हो गया है। पार्ट नंबर जो 2 है उसमें आपको वेरीफाई करना होता है इन जीरोस का मल्टीप्लाई, दैट इज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आता है, सी अपॉन ए के इक्वल आता है। लेकिन इनको एक साथ नहीं, इनको अलग अलग करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये लेके आना है। लेट्स फाइंड बोथ द वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू अगेन कितनी है, माइनस का 2, बीटा की वैल्यू हमारे पास में है 4, आंसर की वैल्यू आ गई माइनस का 8। ठीक, सी अपॉन ए, सी की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 8 और ए की वैल्यू है 1, ये बन जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 जो कितना आ गया माइनस 8। एज यू कैन सी हियर बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। Hence verified. I hope each and every part is clear. चलो अगर ये क्लियर हो गया है, let's dive into second part. This is the part number 2 of question number 1. इस बार जो वेरिएबल है वो x ना होके s गिवन है, तो यहाँ हो गया पॉलिनोमियल इन s वेरिएबल इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगेन इनको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 3 टर्म्स गिवन है, जिसमें आपको बताया था कैसे करते हैं। यहाँ लिखना है a, यहाँ लिखना है c। a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। हमें क्या चेक करना है, सिंबल ऑफ कांस्टेंट प्लस, इनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है, जो भी लार्जेस्ट, जो भी आपके पास में लार्जर नंबर है उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। लार्जर है 4 और 1 में से 4, तो डिवाइड बाय किससे करेंगे 2, जिससे डिवाइड उसी से क्या करना है इस साइड में मल्टीप्लाई करना है। 4 डिवाइड बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2, एंड एज वी कैन सी इनको ऐड करने पर आता है 4, और इनको प्लस करने पर आना चाहिए माइनस का 4। इसका मतलब दोनों वैल्यू किसकी होनी चाहिए, माइनस और माइनस की। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s एंड प्लस का 1। अगेन एक पेयर सेकंड पेयर, इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो इनमें कॉमन आ गया हमारे पास में 2s, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारे पास में 2s माइनस 1, और यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं मतलब 1, और साथ में सिंबल है यहाँ माइनस का, तो माइनस का 1 कॉमन, अंदर हो गया हमारे पास में 2s माइनस 1। दोनों ही ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है 2s माइनस 1 कॉमन, अंदर बच गया यहाँ पे 2s, यहाँ माइनस 1, मतलब दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है इसके अंदर हमारे पास में। ठीक है, 2s माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड जीरोस, तो क्या करेंगे 1 बाई 1 इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और यहाँ से निकालते हैं अगेन 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया हमारे पास में बीटा। आई होप यहाँ तक पूरा पार्ट क्लियर होगा अच्छे से। चलो, इतना निकालने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वी विल राइट हियर द हेडिंग वेरिफिकेशन, एंड फॉर वेरिफिकेशन वी नीड 5 थिंग्स, अल्फा, बीटा, ए, बी और सी की वैल्यू। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/2 एज वी कैन सी हियर, बीटा की वैल्यू भी सेम ही आ रही है 1/2, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इज़ 4, बी की वैल्यू माइनस का 4 और सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 1। ठीक है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 4 और जो सी है उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास में 1। ठीक, अब लिखते हैं हम लोग क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, हाफ और हाफ बन गया है 1, डोंट टेक इट एलसीएम। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है ना कि हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है हमारे पास में। देन उसके बाद में माइनस, अप्लाई दिस माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 4, ध्यान रखना ये माइनस इस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू -4 वहाँ से डायरेक्ट पुट की है, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है 4,
माइनस और माइनस बन गया प्लस का 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड हेंस एक पार्ट आपका वेरीफाई हो गया। नाउ पार्ट नंबर 2 आपको वेरीफाई करना है, जिसमें हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं, उसमें वेरीफाई करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है सी अपॉन ए के इक्वल। अगेन लेट्स मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना आ गया 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ रही है 1, ए की वैल्यू आ रही है 4, तो वैल्यू हो गई है 1/4। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई है 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा 1/4, सी अपॉन ए 1/4, बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड हेंस वेरीफाइड। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर हो गया है तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर 3, द फर्स्ट थिंग जो पार्ट नंबर 3 है उसके वेरिएबल है x, तो विल राइट हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। अब ये ध्यान रखना है इस केस के अंदर कि जो आपके पास में पॉलिनोमियल गिवन है वो पॉलिनोमियल आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसमें होता है पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, जबकि यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पहले आ गया मेरे पास में 3 फिर आ गया है x वाला वेरिएबल। ठीक है, तो उसको वैसा ही लिखो, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अदरवाइज आप इसके ढूंढते रहोगे फैक्टर कभी मिलेंगे ही नहीं आपको। फैक्टर करने इसके नहीं करने, ध्यान रखना है। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना आता है, तो ये भी ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के जो पास वैल्यू आएगी ए बी सी की वो यहाँ से नहीं, तो आपको निकालनी है यहाँ से। ये ध्यान रखना, इसको चाहे मार्क कर देना अलग से कि जो वैल्यू आएगी ए बी सी की वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, और फैक्टराइज भी इसी को करना है। इसको ढूंढते रहोगे आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो भी आपके पास में पॉलिनोमियल गिवन है आपको ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पहले उसको लिखना पड़ेगा उस फॉर्म में, उसके बाद में आपको वैल्यू सॉल्व करना है। अगेन यहाँ सॉल्व करते हैं, चलो एज पर द मेथड ए और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू है 3। क्या चेक करना है, इनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7, क्या आना चाहिए, इनको माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो ग्रेटर वैल्यू को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर आपके पास में लिखे हुए हैं ना, डिवाइड करने पर वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर नंबर रिपीट होते हैं तो आपको किसी और नंबर से डिवाइड करना है। मान लो अगर आपका डिवाइड किया 2 से, नंबर रिपीट हो गया तो 2 से ना करके जो नेक्स्ट नंबर से डिविजिबल है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप इससे क्वेश्चन करोगे अपने आप ये जो आपके पास मेथड है उससे क्लियर हो जाएगा। अब 6 को आपने डिवाइड किया 2 से, अगर 2 से करते तो वैल्यू आती है 3, जबकि 3 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो दैट्स वाई इस नंबर को 2 से डिवाइड ना करके किससे करेंगे 3 से। डिवाइड बाय 3 किया है तो मल्टीप्लाई बाय भी किससे करेंगे 3। नाउ 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया है 2, और 3 मल्टीप्लाई 3 आपका आ गया है 9। एंड एज वी कैन सी हियर इनको माइनस करने पर 9 माइनस 2 करने पर 7 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, माइनस करने पर चाहिए माइनस का 7, इसका मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की और छोटी वैल्यू प्लस की, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2 और माइनस का 9। तो यहाँ से वैल्यू होगी हमारे पास में 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 9x और माइनस का 3। आई होप यहाँ तक का जो पार्ट है अच्छे से क्लियर होगा, और जो मेथड है हाउ टू फैक्टराइज ये आपको सीखना है अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। चलो ये 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट। इनमें कॉमन आ गया हमारे पास में 2x, अंदर क्या बचा 3x प्लस 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, इनमें कॉमन 3, अंदर बच गया हमारे पास में 3x प्लस 1। अब दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है हमारे पास में 3x प्लस 1, अंदर बचा 2x माइनस 3। तो ये आपके पास में आ गए 2 फैक्टर्स। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स जीरोस। हाउ टू फाइंड जीरोस, इनको 1 by 1 इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ये तो आपका आ गया अल्फा, और इसको पुट करो 0 तो वैल्यू हो गई है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, ये आपका आ गया बीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का पार्ट से क्लियर होगा। फिर हाउ टू फाइंड द जीरोस।
ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग। हेडिंग इज वेरीफिकेशन। क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमें चाहिए 5 चीज़, ठीक है। कौन कौन से? अल्फ़ा की वैल्यू जो आपकी आ रही है -1/3, बीटा की वैल्यू जो कितना आ रहा है 3/2, ए की वैल्यू। अब ये ध्यान रखना कि ए, बी और सी कहाँ से लेना है, अदरवाइज रॉन्ग कर दोगे पूरा का पूरा। ए की वैल्यू यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में ये वाला है, तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6, बी की वैल्यू कितनी आ रही है -7, और जो सी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है -3। आई एम राइटिंग हियर सी इज इक्वल टू -3। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। ठीक, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2। हाउ टू सॉल्व करने के लिए लेना पड़ेगा हमको एलसीएम। एलसीएम आपका 3 और 2, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है, तो वो होता है 6। 6 डिवाइड बाई 3 आपका गया 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, वैल्यू हो गई है -2। 6 डिवाइड बाई 2 आपका आ गया 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई है 9। -2 + 9 कितना बन गया है, ये बन गया हमारे पास में 7/6। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 7/6। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है 7/6। अगर यहाँ 7/6 आया है तो इसका मतलब -b/a भी कितना आना चाहिए 7/6। अगर नहीं आया तो रॉन्ग है। चलो अप्लाई करो पहले, तो ये माइनस लगा दो। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास है -7, तो ध्यान रखना ब्रैकेट -7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6, वैल्यू 6 आ गई। अब माइनस बन गया +7 डिवाइडेड बाय 6। एज वी कैन सी हियर बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, 7/6। इसका मतलब जो आपने किया है एग्जैक्टली करेक्ट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक पार्ट आपका वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई करना है सेकेंड पार्ट, कौन सा, इनके प्रोडक्ट वाला पार्ट, जिसमें हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं, उसमें वेरीफाई करते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के इक्वल होता है। चलो निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 3/2। मल्टीप्लाई करने से पहले वैल्यू कट कर लूँ, तो यहाँ से हो गया 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 1। -1 इंटू 1, -1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वैल्यू आ गई है -1/2। किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में अल्फ़ा इंटू बीटा की। अब निकालना है उसके इक्वलर पार्ट जो होता है c/a। उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए, -1/2। ऐसा नहीं कि प्लस का आ गया, माइनस है तो यहाँ माइनस ही आना, मतलब सेम टू सेम जैसा वहाँ है वैसा का वैसा यहाँ आना चाहिए। पुट करते हैं वैल्यूज। c की जो वैल्यू है दैट इज -3 और a की जो वैल्यू है दैट इज 6। क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, और साथ में माइनस, तो माइनस का 1/2। एज वी कैन सी हियर बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, सो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया, c/a के इक्वल। इसको पैक कर दो एक बॉक्स में वरना भाग जाएगा, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपके पास में कंप्लीट 3 मार्क्स का। एक पार्ट जहाँ हमें जीरोज निकालने होते हैं, सेकंड पार्ट जहाँ हमें उन वैल्यूज को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। ठीक है, दोनों अगर आपने कर दिए यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। लेकिन टारगेट है हमारा 80 आउट ऑफ 80 का ध्यान रखना। जो आपका एग्जाम में जो आपका होना चाहिए टारगेट दैट इज 80 आउट ऑफ 80, तभी आपके पास में मार्क्स आएंगे। और सिर्फ टारगेट से कुछ नहीं होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि टारगेट सेट कर दिया, बोला सर आपने बोल दिया हमने सेट कर लिया, उसके बाद पढ़ाई बोला सर आप कर लो। मेरे पढ़ाई करने से मार्क्स मेरे आएंगे, आपके थोड़ी आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका आ गया टाइप 2,
जहाँ मेरे पास में स्टार्टिंग के 2 टर्म्स गिवन है और थर्ड टर्म गिवन नहीं है। तो वहाँ पे अब क्या बताया था, हम डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे वैल्यू को लेते हैं कॉमन। याद है क्या पता सर? सो यहाँ से हो गया पॉलिनोमियल द वेरिएबल u दैट इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आपके पास में आ रहा है 4 और 8 में कॉमन आ गया 4, क्योंकि दोनों फोर टेबल में आते हैं, और u² और u में कॉमन आ गया है u। ध्यान रखना ये 4 है, u है। अब अगर आपने 4u² को 4u से डिवाइड किया तो 4 से 4 तो कट गया, u² से u गया तो u बच गया, प्लस 8u डिवाइड बाई 4u, 8 डिवाइडेड बाई 4 बच गया है 2, तो वैल्यू हो गई है u प्लस 2। तो ऑब्वियसली इसके जो फैक्टर्स है वो यही है, एक फैक्टर 4u, सेकेंड फैक्टर u प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज 4u, सेकेंड फैक्टर इज u प्लस 2, यही फैक्टर है और इन्हीं को 0 पुट करना है आपको। तो फर्स्ट 4u इज इक्वल टू 0 पुट किया और सेकेंड u प्लस 2 को 0 पुट करना है। यहाँ से अगर u निकालते हैं, बिकॉज जीरोज मीन्स द वैल्यू वेरिएबल, यहाँ से अगर u निकालते हैं तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो ये बन गया 0/4, और 0/4 क्या होता है? 0/4 होता है 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई है 0। यहाँ निकालते हैं बीटा की वैल्यू, u ये 2 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का ही बन जाएगा, 0 - 2, और 0 - 2 क्या होता है? माइनस का 2, ये आपका आ गया है बीटा। अब क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, सो फॉर वेरिफिकेशन हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, एंड फॉर द वेरिफिकेशन वी नीड अल्फा, बीटा, ए, बी एंड सी की वैल्यू। अच्छा, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट 0 दैट इज 0, बीटा की वैल्यू सेकंड 0 दैट इज माइनस का 2। तो उसके बाद में a की वैल्यू, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², और जिसकी डिग्री 2 है सो कोफिशिएंट, डिग्री 2 यहाँ पे u² की है, u की डिग्री 2 है, साथ में कितना है 4, तो a की वैल्यू आ गई है 4। b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x या फिर जिसकी डिग्री 1 होती है वो, तो यहाँ पे u उसकी वैल्यू है साथ में 8, तो b की वैल्यू 8, और c मतलब कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। ये ध्यान रखना, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब फर्स्ट पार्ट क्या वेरीफाई होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। चलो वेरीफाई कर लेते हैं उनको। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -2, 0 प्लस -2 कितना हो गया है? माइनस का 2। सही किया ना? अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, दोनों को प्लस किया तो वैल्यू आ गई माइनस का 2। इसका मतलब जब पास में -b/a है उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? सेम -2 आनी चाहिए। अगर नहीं आया सत्यानाश। ठीक, ओके, लेट्स अप्लाई। माइनस की जगह पे माइनस, जहाँ पे b है वहाँ पे 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक पार्ट आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट वेरीफाई कर, सेकंड पार्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू अगेन 0, बीटा की वैल्यू -2, कितना आ गया? 0 मल्टी कुछ भी करो, आंसर इज 0। इसके इक्वल में होता है c/a। इक्वल में क्या होता है इसके? c/a। अच्छा, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 0, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है हमारे पास है 4, तो 0/4 कितना हो गया? 0। एज वी कैन सी हियर बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, अल्फा इंटू बीटा 0, c/a भी 0। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हुआ? c/a के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। So that was the part number 4, ठीक है, of question number 1. I hope this part is clear to you that how to find the zeros and how to verify it. बस ध्यान रखना, थोड़ा सा नया टाइप था क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास में गिवन नहीं है। तो whenever we don't have constant term तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन वैल्यूज अगर कांस्टेंट जो वैल्यूज अगर उनमें कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। उसके बाद में 2 फैक्टर बनेंगे 1, 2, दोनों को 1/1 इक्वल टू 0 पुट किया एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट।
आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, जिसमें हमारे पास में अगेन 2 टर्म्स हैं। जो टर्म है वो गिवन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कौन कौन सी गिवन है? फर्स्ट और लास्ट। मतलब हमारे पास में आ गया थर्ड पार्ट। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल है t, जिसकी वैल्यू हमारे पास में t² माइनस 50। इसको हमारे पास में जीरो निकालने के 2 मेथड है। वन, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a² माइनस b²। अनदर, जो हम लोग डिस्कस करें डायरेक्ट, मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो जब भी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म गिवन होगी, मिडिल टर्म गिवन नहीं होगी, मतलब x² और जो मेरे पास में कांस्टेंट है वाली टर्म गिवन है, तो इन दैट केस क्या करेंगे? डायरेक्ट इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्या करेंगे? t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, डायरेक्ट इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। देन यहाँ से t² की वैल्यू हो गई है, उसको उधर भेजा, कितना बन गया? प्लस का 15। अब इस स्क्वायर को आपको हटाना है। जब भी हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो हमेशा जो वैल्यू आती है स्क्वायर वहाँ जाके बन जाएगा रूट के अंदर। किसमें बन जाता है? रूट में। और साथ में लगता है प्लस और माइनस, क्योंकि इसका जो आंसर है वो दोनों पॉसिबल है। माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी और प्लस का स्क्वायर भी सेम वैल्यू। इसका मतलब जो t की वैल्यू है वो 2 पॉसिबल है। कौन कौन सी? एक t की वैल्यू आ रही है प्लस का रूट 15 और एक t की वैल्यू आ रही है माइनस का रूट 15। मतलब ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। ठीक है, हमने क्या किया? जो भी पॉलिनोमियल गिवन था उसको इक्वल टू 0 पुट किया। 0 पुट करके हमने यहाँ से वैल्यू निकाली 15। उसके बाद में स्क्वायर को हटाया तो वैल्यू आ गई है प्लस माइनस रूट 15। यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस। तो एक वैल्यू अल्फा, दूसरी बीटा, या फिर ये अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? वही सेम वेरिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास में जीरोस तो आ गए। तो नेक्स्ट हमें करना है इस चीज़ को वेरीफाई। For the verify, again we need value of alpha, value of beta, value of A, value of B and value of let's try C here. ठीक है, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट 0 दैट इज रूट 15, बीटा की वैल्यू सेकेंड 0 दैट इज माइनस रूट 15। ए की वैल्यू, ए क्या होता है? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब यहाँ पे t², इसके साथ में कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी मिडिल टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो कितना आ गया? 0। और सी कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस का 15। ठीक, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू आ गई माइनस का 15। ठीक है, अब उसके बाद में जो सिंपल आपको वेरीफाई करना होता है उसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या वेरीफाई करना होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल आता है किसके? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल आता है सी अपॉन ए के इक्वल। लेट्स फाइंड ऑल द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। वैल्यू आ गई है रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, रूट से रूट कट गया, माइनस और प्लस बन गया, माइनस वैल्यू हो गई है 15। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस पहले लगाओ माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है? रॉन्ग कर दिया क्या? ऐड करना था, मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है? रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। तो यहाँ से वैल्यू बन गई हमारे पास में रूट 15 प्लस और माइनस बन गया है माइनस रूट 15 और माइनस प्लस 0। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई है? 0। अब यहाँ से माइनस बी अपॉन निकालना है, तो माइनस बी, बी की वैल्यू अगेन कितनी है? बी की वैल्यू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई 0 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 1 और 0 अपॉन 1 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 0। तो ये गलतियाँ मत करना, ध्यान रखना, अगर प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई, वरना उल्टा करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं सेम। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 0, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कितना आ गया है? माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद हमारे पास में आता है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू हो गई है रूट 15 प्लस, अरे प्लस नहीं, मल्टीप्लाई
माइनस का रूट 15, ठीक है। अगेन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, दोनों वैल्यू सेम है। रूट एक्स मल्टीप्लाई कर कितना होता है, रूट ऑफ, इसका आंसर क्या आता है, x होता है। तो ऐसे ही रूट 15 कितना हो गया है, 15 हो गया, तो वैल्यू आ गई माइनस का 15। अब इक्वल में क्या लेके आना है, c अपॉन ए, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 और a की वैल्यू थी हमारे पास में 1, तो क्या वैल्यू आ गई है, माइनस का 15। बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, हैंस वेरी, ठीक है। I hope it's clear. Now let's solve the last part of this question. Part number 6. Part number 6 जो हमारे पास में है, that is polynomial in variable x is equal to 3x square minus x minus का 4। हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो ऑब्वियसली उसी फॉर्म में गिवन है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। फिर चेक करना है ए और सी नंबर लिखना है, फैक्टराइज करना है इसको, यहाँ पे ए यहाँ पे सी, ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू है माइनस का 4, सिंपल यहाँ लिख लो आप 4। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इन वैल्यूज़ को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1। 4 और 3 को माइनस करने वैल्यू क्या आ रही है, ऑब्वियसली 1 आ रहा है, तो फैक्टर आपके पास में 3 और 4 ही है। अब बस आना क्या चाहिए, माइनस का 1, इसका मतलब छोटी वैल्यू प्लस की, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो फैक्टर हो जाएंगे प्लस का 3 और माइनस का 4। तो वैल्यू हो गई है 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। वन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप से कॉमन 3x अंदर बच गया है x प्लस 1, सेकेंड ग्रुप से कॉमन माइनस का 4 आगे अंदर बच गया है x प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों कॉमन आ रहा है x प्लस 1, अंदर हो गया है 3x माइनस का 4। जीरोस फाइंड करने हैं, क्या करेंगे, 1 बाई 1 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 को इक्वल 0 पुट किया, सेकेंड टाइम 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ से x निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 वहाँ गया तो माइनस 1, और यहाँ से निकालते हैं तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया है 4 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3, ठीक। नाउ वी हैव टू वेरीफाई। तो इन वेरिफिकेशन, व्हाट वी नीड अल्फा बीटा ए बी सी, मतलब हमें चाहिए 5 वैल्यूज। तो फर्स्ट अल्फा की वैल्यू फर्स्ट 0 कितना आ रहा है, माइनस का 1, बीटा की वैल्यू सेकेंड 0 दैट इज 4 अपॉन 3, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस का 4, ठीक है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। स्क्रीन में दिख रहा है ना, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, कोई नहीं। ए की वैल्यू हो गई है 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। अब वेरीफाई करना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, -b अपॉन ए के। लेट्स फाइंड आउट 1 बाई 1, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3। इनका आपने लिया एलसीएम, एलसीएम आगे कितना 3, ये वैल्यू बन जाएगी -3 प्लस का 4 जो आ गया है 1 बाय 3। ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा। आई होप इट्स क्लियर एंड आई होप आपको ये एलसीएम लेना आता होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, -b अपॉन ए, माइनस लगाओ, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 3, माइनस माइनस बन गया प्लस का 1 बाय 3। एज वी कैन सी बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन 3 माइनस बी अपॉन ए 1 अपॉन 3, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। कितना आ गया है -b अपॉन ए। उसके बाद में वेरीफाई करना होता है अल्फा इंटू बीटा जो इक्वल आता है c अपॉन ए के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा c अपॉन ए के इक्वल।
ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3, और c अपॉन ए, सी की वैल्यू है -4 अपॉन में a की वैल्यू है 3, तो एज वी कैन सी बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सो दैट पार्ट वॉज वेरी इजी। अब थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, 55 मिनट्स का ऑलरेडी हो गया ये हमारे पास में वीडियो, तो एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू फाइंड 1/अल्फ़ा 1/ बीटा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं जिसमें 1/अल्फ़ा 1/ बीटा निकालना होता है, उसकी वैल्यू कैसे आती है, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे आता है, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड ऑल्सो सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। उसमें हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।